हेलो एंड वेलकम टू कंप्लीट इंग्लिश नॉलेज। हम इस चैनल के माध्यम से सभी इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ों को सीखेंगे। उनके बारे में हम सारे फैक्ट्स जानेंगे, जैसे स्पोकन है, ग्रामर है और अन्य चीज़ें हैं, उनको सबको हम सीखेंगे। और हम सभी फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कई सारे सवाल हमारे और आपके मन में आते हैं कि इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, इंग्लिश हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश सीखने के लिए क्या कोई सही उम्र होती है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमें कैसे कब में जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। इंग्लिश सीखने से हमें स्पोकन क्यों सीखना है, हमें ग्रामर क्यों सीखना है, हमारे पास कितना नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का कि हम सर्वाइव कर सकें, हमारे पास इंग्लिश का कितना नॉलेज हो सके कि हम दूसरे का कल्चर समझ सकें, हमारे पास कितना नॉलेज इंग्लिश का होना चाहिए कि हम कहीं ट्रैवल कर सकें। मतलब ये सारी चीज़ें जो अपने दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी का जवाब हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ रेगुलर क्लासेस हम स्टेप बाय स्टेप ग्रामर की एंड स्पोकन की हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, जिनसे कि आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्द से जल्द और अच्छी से अच्छी इंग्लिश आप सीख पाएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई भी चीज़ सीखने से पहले एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसमें जीरो हैं। सबसे पहली चीज़ आप अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए कि मैं इसमें जीरो हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया कि आप इसमें जीरो हैं, अगर आपने ये नहीं माना, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं इसमें जीरो नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ आती है, और अगर आती है आपको तो फिर सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर तो आप सीखेंगे ही क्यों, अगर आती है तो। और अगर नहीं आती तो हम सीखते हैं। और ऐसे ही कई सारे सवाल होते हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और आपको हम ये गारंटी दे रहे हैं कि आपसे स्पोकन हो, ग्रामर हो या अन्य कोई भी इंग्लिश से संबंधित चीज़ें हों, वो सभी आपसे गारंटीड बनेंगी। बस कुछ दिनों का आपका साथ होना चाहिए। और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी वीडियोस भी मिलती रहेंगी, और उस हिसाब से आप उनको अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम अपने कुछ सवालों के साथ, जिन सवालों के जवाब हम कई बार अपने दिमाग में लाते हैं, लेकिन किसी शर्म की वजह से या किसी अन्य कारणों से हम किसी से पूछ नहीं पाते। हमारे मन में ये रहता है, अरे यार ऐसे सवाल करेंगे सामने वाला क्या सोचेगा, है ना। तो या कि सामने वाला हो सकता है कि सही से रिप्लाई ना दे, कुछ उल्टा बोल दे, है ना, तो हमारा मजाक उड़ा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और एकदम से बेहतरीन तरीके से उन सवालों के जवाब लेते हैं। जैसे पहला हमारा सवाल आता है हमारे मन में, हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, है ना। तो हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, इसका जवाब आप जितना ढूंढने जाएंगे उतने ज़्यादा जवाब मिलेंगे। लेकिन यदि अगर छोटे मोटे चीज़ों को अगर हम बात करें, एक हल्का सा जवाब हम लेने की कोशिश करें कि एक छोटा सा जवाब हमको उचित जवाब मिल जाए, तो उसका जवाब मेरे हिसाब से एक छोटा सा जवाब रहेगा कि इंग्लिश हमें इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कई लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूज़न आती है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। तो नहीं, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हमारी हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, ये सभी लैंग्वेजेस हैं। ऐसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इंग्लिश सीखनी तो चाहिए, ठीक है मान लीजिए, लेकिन इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ होती है। तो टफ कहाँ है भाई, इस दुनिया में सबसे ईजी लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश से ईजी कोई लैंग्वेज नहीं है। बस आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है, सही तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी इंग्लिश थोड़ी सी टफ लग सकती है, क्यों, क्योंकि वो दूसरे की लैंग्वेज है, अपनी नहीं है ना। क्यों, क्या होता है, कभी भी हम अगर देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो अगर कोई दूसरे की चीज़ देख रहे हैं हम, तो वो हमको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अपने वही, अगर हम एक नॉर्मल सी कोई भी चीज़ खरीदते हैं, दो लोग साथ में खरीदें और सेम टू सेम चीज़ खरीदें, और अगर उसमें दूसरे वाले के हाथ की हम वस्तु को देखते हैं, तो उसमें हमको लगता है कि अरे यार इसका वाला ज़्यादा अच्छा है क्या, मेरे वाला थोड़ा सा गंदा गंदा दिख रहा है ना। तो ऐसा करके वो होता है कि अपने को इंसान बहुत ही ज़्यादा पुअर एंड बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का मानता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हिंदी ज़्यादा टफ है इंग्लिश के मुकाबले। हम पूरी प्रॉपर हिंदी बोलते ही नहीं हैं, आप और हम अभी प्रॉपर हिंदी नहीं बोल रहे हैं। जो प्रॉपर हिंदी बोलेंगे उनसे आप बात करिए, आपको पता चलेगा कि हिंदी इंग्लिश से कई गुना ज़्यादा टफ है ना। तो इसलिए इंग्लिश एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और उसे सीखने की ना ही कोई उम्र है, ना ही कोई तरीका।
हम उसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम उसमें अपनी मैच्योरिटी से, अपनी सही गाइडलाइंस से और अपने डेडिकेशन से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं और पूरी तरह से उसको सीख सकते हैं। जैसे अगर हम स्पोकन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम ग्रामर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब के लिए एक निश्चित गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नहीं वो आपको रूल्स हैं कोई उसको फॉलो ही करना है, बस वो गाइडलाइंस इसलिए होती हैं कि अगर आप उन गाइडलाइंस के अनुसार चलते हैं तो आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे आप अपने वोकैब्स स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना, तो वोकैब्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग, मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे पेरेंट्स होते हैं, अब जैसे कोई पेरेंट्स हैं, अब उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चों से बहुत अच्छी इंग्लिश आ रही, लेकिन वो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। स्कूल से अगर पेरेंट्स मीटिंग के लिए कॉल आया तो वो नहीं जाते हैं, वो सिर्फ उनके अंदर एक हेजिटेशन है कि मैं इंग्लिश में बात कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इसके लिए हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आ रही है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। इंडिया में इंग्लिश, आप ये मान के चल सकते हैं कि 90% लोग तो ऐसे हैं जो इंग्लिश समझ सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर उनसे कोई भी चीज़, अगर हमने कोई क्वेश्चन किया और हम बोल दें कि चलो आप इसको इंग्लिश में लिख के दे दो, वो हमको बाकायदा लिख के दे देंगे। लेकिन अगर हम उनसे बोल दें कि यही चीज़ आप हमको बोल के सुना दो तो हेजिटेट हो जाएंगे और पसीने पसीने होकर और वो फिर सब भूलने लगेंगे। ठीक है, उनके हाथ पैर कँपने लगेंगे। उनको स्टेज में आप खड़े कर दो, कई लोगों को होता है, स्टेज में आप भेज दो कुछ भी नॉर्मल सी बात बोलने के लिए तो उनके हाथ पैर कँपने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने अंदर के हेजिटेशन को निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इस डर को निकालना पड़ेगा कि इंग्लिश एक टफ लैंग्वेज है, इंग्लिश हम सीख नहीं सकते, इंग्लिश को हम कोई मतलब अलग से हमारे 2 सिर 4 हाथ 4 पैर होने चाहिए तब हमसे इंग्लिश बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोल रहे हैं वो भी आपके जैसे हैं, हम भी आपके जैसे हैं और आप अपने जैसे ही हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कितनी अच्छे से अच्छे तरीके से और कितने सरल से सरल तरीके से जो कुछ सवाल होते हैं, जो एक कॉमन सवाल होते हैं जो कि मुझसे कई बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे सवालों की मैंने कुछ 4 5 6 सवाल हैं जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है और उनके जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। मेरा मानना ये है कि ये जो सवाल हैं ये मोस्टली लोगों के ये सवाल होते हैं, कॉमन जो पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स भी हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या फिर कोई कॉलेज वगैरह में हैं, हिंदी मीडियम से स्कूलिंग करके निकले हुए हैं, तो ऐसे बच्चों के मन में ये सवाल आते हैं और उनके मन में जो हेजिटेशन होता है, जो डर होता है, वो भी बना रहता है। तो इन सब को दूर करने के लिए आज पहली क्लास जो हमारी है ये आज फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ काम है कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश सीखने की तरफ, इंग्लिश पढ़ने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तब हम फिर स्टेप बाय स्टेप ग्रामर एंड स्पोकन दोनों को लेके और चलेंगे। ओके, हमारा पहला जो सवाल है वो है हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है। तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी होने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हैं, कई जगहों पे देख सकते हैं, बहुत सारे आपको रीज़न मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स जो एक नॉर्मल लाइफ में मैंने भी फाइंड किया, मैंने भी फील किया, लोगों को भी देखा, कई लोगों से मैंने सुना भी, कई लोगों से मैंने बात भी की जो कि इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनको मैंने पूछा आप क्यों सीखना चाहते हैं, तो ऐसे करके कुछ ऐसे जवाब सुनने को मिले, तो उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, जो इंग्लिश सीखना चाहता है या सीखने जा रहा है, जाने वाला है, उसके दिमाग में क्या होता है, इंग्लिश एक न्यू लैंग्वेज है उसके लिए। ठीक है, आप अपनी मदर टंग में रहते हैं, जैसे साउथ में मदर टंग होती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ऐसे टाइप का, है ना, एक नॉर्मल लैंग्वेज हो गई। फिर उसके बाद हिंदी जो है तो अपनी नेशनल लैंग्वेज है ही, कोई दिक्कत ही नहीं उसके अलावा। लेकिन जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब कैसे क्या हो गया यहाँ पे कि ये जो लैंग्वेज है ये कई जगहों पे बोली जाती है ना, मतलब एक हमारे देश में ही नहीं कि चलो इंडिया में बोली जा रही है, इंडिया में नहीं भी बोली जा रही तो कहाँ बोली जाती है। इस दुनिया में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, 6500 लैंग्वेजेस, 6500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और उन भाषाओं को सीख पाना क्या पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति
क्या सभी भाषाओं को सीख सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 10 तक आप जा सकते हैं, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को। हो सकता है कोई इससे ज़्यादा भी कैपेसिटी रखता हो तो जा सकता हो, लेकिन क्या ऑल टोटल 6500 लैंग्वेजेस को आप सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। बट इंग्लिश हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देती है कि हमें इन सभी लैंग्वेजेस को सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कैसे? तो उसके लिए क्या है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है हमारी, वो कई देशों में, इस दुनिया के लगभग 1/3 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस दुनिया में एक सर्वे के अनुसार पता चला कि इस दुनिया में 5 में से 1 व्यक्ति इंग्लिश समझता है, बोलता है, जानता है। ठीक है, तो मतलब अगर हम कहीं किसी न्यू पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम कहीं नई जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अब आप मान के चलें आप नॉर्थ के हैं, आपको साउथ में जाना है, आपको कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये सभी नहीं आते हैं लैंग्वेजेस, और आप वहाँ पे घूमना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, आप वहाँ पे नई नई चीज़ों को सीखना और जानना चाहते हैं, लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आने की वजह से आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको, वो हिंदी भी बेचारे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनको हिंदी का इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता। बट इफ़ यू नो इंग्लिश देन यू कैन डू एनीथिंग। ओके, तो इंग्लिश अगर आप जानते हैं, इंग्लिश आपसे आती है, तो आप वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं आता कि अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो वहाँ पे हमको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, या कहीं कोई नई चीज़ हम नहीं सीख सकते, नया कल्चर हम नहीं जान सकते, वो सारी चीज़ें हमको जानने को मिलेगा। फिर दूसरी बात, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं देन इंग्लिश इज़ मस्ट, हर कोई जानता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिया में ही हैं और आप सोचें अरे यार हिंदी जो है तो वो तो हमारी मातृभाषा है, तो हम इंग्लिश क्यों सीखें, ये तो अंग्रेज़ों की लैंग्वेज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेज़ों की लैंग्वेज से मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब इस चीज़ से है कि ये जो है ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज हो चुकी है। अब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको इंग्लिश ही मिलती है। ठीक है, आप सारी चीज़ों को आप हिंदी से करके दिखा दें तो मैं मान जाऊँ, हर एक चीज़ उसमें आप सब पूरा सेटिंग में जाके आप लैंग्वेज अपनी हिंदी कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी उसमें भी रहेंगी जो इंग्लिश में ही रहेंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इंग्लिश के बिना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हमको ये साइंटिफिक लैंग्वेजेस को समझना है, इन सारी चीज़ों को जानना है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। और अगर हम कहीं भी यहाँ से बाहर जाएँ या इंडिया में रहें, अगर हमको जॉब करना है ठीक है, अगर हम कोई बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या कोई बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनियों में हम जॉब करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती तो आपकी वैल्यू बहुत ही पुअर मानी जाएगी। हो सकता है कि जॉब आपके हाथ में ना आए, ठीक है, लेकिन इफ़ यू नो इंग्लिश देन यू विल गेट द जॉब। तो अगर आपको आती है, अगर आपसे बनती है इंग्लिश, तो आप वहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, आपकी सैलरी से भी अगर रिलेटेड बातें की जाएँ तो आप ये मान के चलें कि जिस व्यक्ति से इंग्लिश नहीं आती, उस व्यक्ति की अगर उसी कंपनी में सेम पोजीशन पे, सेम रैंक पे 20,000 सैलरी है और आपसे इंग्लिश आ रही है, आप वेल कम्युनिकेटर हैं, आपसे कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छे से आ रहा है, तो आपकी सैलरी वहीं पे 25 to 30,000 होगी ही होगी, उससे ज़्यादा ही रहेगी। तो इसलिए आज के समय में चूँकि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, सभी कई बच्चे उसके लिए प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन कई बच्चों का ड्रीम होता है कि नहीं, हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं, हम सॉफ्टवेयर सेक्टर में जाएंगे, हम आईटी सेक्टर में जाएंगे, है ना। तो ऐसे टाइप की चीज़ें रहती हैं कि हम कोई नई स्किल्स सीखने में जाएंगे। तो कोई भी चीज़ों को अगर हमको रिसर्च करना है, कोई स्किल्स डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमको इंग्लिश की हेल्प लेनी पड़ती है। और जो ऐसे लोग होते हैं कई बार, और तो ठीक है, एक बड़ी चीज़ों को बड़े लेवल पे ना ले जाके अगर छोटे लेवल पे बात की जाए, तो कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी लोकल एरियाज़ में रहते हैं, जिनको उनसे बेचारों से इंग्लिश नहीं आती, और बच्चों को उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रखा, क्योंकि उनको अपनी कमी महसूस हुई, उनको लगा कि मेरे से जो नहीं आता वो मेरे बच्चे से आए। लेकिन जब वहीं स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया जाता है उनको, जब वहीं स्कूल से कोई लेटर आता है इंग्लिश में, तो उनको बेचारों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वो पेरेंट्स मीटिंग नहीं अटेंड करने जाते हैं, हेजिटेट होते हैं, उनको हेजिटेशन होती है कि हम कैसे जाएं, हम कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे, है ना, कैसे हम उनसे बात कर पाएंगे, हमारे बच्चे की बेइज्जती हो जाएगी। कई बार तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देख रखा है, कुछ बच्चों
को, जो ऐसे हो जाते हैं कि वो सीधा बोल देते हैं कि मम्मा पापा आप लोग मेरे साथ मत जाना, मेरे स्कूल में बेइज्जती हो जाएगी, मेरे दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं उनके मम्मी पापा से इंग्लिश आती है, आप लोगों से नहीं आती, ठीक है। तो ऐसी भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। कई बार होमवर्क करवाने में आपको एक नॉर्मल 5th क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास ऐसे बच्चों के लिए आपको कोई ट्यूटर अपॉइंट करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उनका होमवर्क नहीं करवा पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? आपके पास टाइम भी है, आपके पास कैपेसिटी भी है, बट आपके पास नॉलेज नहीं है, वो भी किसका? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का, ठीक है। और बेचारा वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, और जब वहाँ पढ़ रहा है तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं तो आप उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर उन्होंने 12th हिंदी से कर लिया 12th तक, फिर उसके बाद वो कॉलेज में गए, ग्रेजुएशन में कई सारे ऐसे ग्रेजुएशन हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएशन ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। उनके जो पेपर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। हाँ, ज़्यादातर ग्रेजुएशन में ऐसे ऑप्शन भी मिलता है कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ होता है, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, फिर हिंदी चुनते हैं, और जब वो हिंदी सेलेक्ट करते हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। मान के चलिए आप BCA किए, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपने आपको वहाँ पे मल्टी लैंग्वेज मिल गई, हिंदी भी मिल गई और इंग्लिश में मिल गई। आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदी से अपना पेपर याद करूंगा, हिंदी से ही मैं अपना पेपर दूंगा, अपनी कॉपी लिखूंगा, सब कुछ मैं हिंदी से कर लूँगा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आपने हिंदी से कर लिया, लेकिन जब प्रोग्राम डेवलप करना होगा तब तो हिंदी से कहीं नहीं होता, ठीक है। आपको वहाँ पे जावा को आपको JAVA ही लिखना पड़ेगा, जावा हिंदी वाला वहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हमें कोई एक मजबूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़रूरत हमारी है इंग्लिश, ठीक है। मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरत है, और ये ज़रूरत अच्छी भी है, क्योंकि एक वैज्ञानिकों ने एक बात बोली थी कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 से ज़्यादा लैंग्वेज को जानता है तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव माइंड में भी रहेगा, ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेगा। तो अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, कोई भी हम जॉब पा सकते हैं, कोई भी चीज़। आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा, कई जगहों पे सुना होगा, कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, मेरा भी मानना है, नॉलेज अगर 2 लोगों के पास सेम नॉलेज है, ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, आपके ही फ्रेंड हैं, आपके सर्कल के हैं, और दोनों के पास सेम नॉलेज है, लेकिन अगर उनमें से ऐसा है एक के पास कॉन्फिडेंस कम है, एक के पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला है वो उस चीज़ को गेन कर लेगा, लेकिन लो कॉन्फिडेंस वाला वो उस चीज़ को नहीं पाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के बिना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो सकता है? अगर हम किसी के पास बैठ रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट की बातें चल रही हैं, और क्रिकेट की बातों के बीच में अगर हम बैठ रहे हैं, तो अगर हमारे पास क्रिकेट का नॉलेज है तो ही हम वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार ऐसा हुआ, जब इंसान स्कूल या कॉलेज में जाता है, अचानक से उसको ध्यान नहीं रहता, घर आया, होमवर्क मिला था, होमवर्क नहीं किया, याद करना था नहीं किया, लिखना भी था तो नहीं लिखा। अब उस टाइम पे जब इंसान गया नेक्स्ट डे स्कूल या कॉलेज कहीं भी, और जब वहाँ पे टीचर ने अचानक से बोल दिया, कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो कितने लोगों ने याद किया है, ठीक है, तब मैंने तो नहीं किया, अब क्या करें? तो फिर इंसान क्या करता है, सीधे ऐसे 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 सिर छुपाएगा, इधर उधर उधर, मतलब पीछे घूमने की, ये सोचेगा अरे यार मैं स्टार्टिंग वाली बेंच पे क्यों बैठ गया, मैं लास्ट बेंच पे बैठता, हो सकता है वहाँ तक आते आते सर के वहाँ तक चेक करते करते लेक्चर ख़त्म हो जाता। ऐसे टाइप की चीज़ें इंसान कई सारी चीज़ों को वहाँ पर सोचने लगता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ होता है? क्योंकि हमने वो प्रिपरेशन नहीं की हुई है। अगर हम वो प्रिपरेशन किए होते तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ होता, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, उस कॉन्फिडेंस को उस लेवल तक रखने के लिए हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी तक हमने कई सारी बातें की, इंग्लिश हमें क्यों सीखना चाहिए, और कई सारे रीज़न्स उसके जो मुझे समझ में आए, जो अभी तक मैंने कई लोगों से बातें करके और कई लोगों से ये जानकारियाँ इकट्ठी करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की, कई माध्यमों से मैंने ये जानकारियाँ इकट्ठा की। लेकिन इनके अलावा इसको अगर हम शॉर्ट में करते हैं तो शॉर्ट में एक सिंपल सी चीज़ आती है कि इंग्लिश हमें सिर्फ इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि ये एक नेक्स्ट लैंग्वेज है,
ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को सीखने से हमें कोई लॉस तो नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ, आप ये मान सकते हैं कि बेनिफिट क्या है इसके, नहीं है कोई बेनिफिट आपकी नज़रों में, कोई बात नहीं, लेकिन लॉस क्या है? क्या कोई लॉस हो रहा है आपका? आपको किसी भी तरह से अगर कोई लॉस हो रहा है तो आप बिल्कुल नहीं सीखें। लेकिन कोई भी लॉस नहीं होता, कोई भी नई चीज़ आप सीखेंगे वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी बेनिफिशियल ही होती है, और इसी वजह से नई चीज़ों को इंसान सीखने के लिए आगे बढ़ता है। कभी आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे मिसाइल मैन कहे जाते हैं, उनका कहना था कि फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है, मतलब हमारे सीखने का पहला चरण, पहला तरीका, पहली कोशिश, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी ये नहीं डरना है कि मैं किस चीज़ को कर सकता हूँ, किस चीज़ को नहीं। अगर हमको अपने कल्चर को विदेशों तक और विदेशों के कल्चर को भी जानना है और अपने कल्चर को विदेश वालों तक पहुँचाना है तो हमें इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। जब हमारे इस देश में स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष इंग्लिश का यूज़ किए हैं, क्योंकि उनको वहाँ भाषण देना था, ठीक है। तो ऐसे हमको भी इंग्लिश का यूज़ करना पड़ता है, कई जगहों पे हमको करना चाहिए, कई जगहों पे हमको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो कई जगहों पे कंपल्शन होती है, मजबूरियाँ हमारी आ जाती हैं, कई जगहों पे हम शौक़ से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और स्वामी विवेकानंद जी जब इंग्लिश में अगर स्पीच देते हैं तो क्या आज हम उनकी पूजा नहीं करते? कर रहे हैं ना। तो अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो हम उनको गलत नहीं मान रहे क्योंकि वो इंग्लिश बोल दिए तो नहीं वो गलत हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंग्लिश बोले, वो सही थे, हम बोलेंगे, हम भी सही हैं, क्या दिक्कत है? हम बस उस चीज़ को सीखें सही तरीके से और सही लाइन में आके, ओके। तो अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी आते हैं कि ठीक है हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश सीखें कैसे, ठीक है, उसके लिए हमें क्या इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आज बता रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम जो अपनी क्लासेस हैं वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस कुछ बेसिक क्लासेस अभी चलती रहें। बहुत ही जल्द जब लाइव आना स्टार्ट होगा तब आपको सारी क्लासेस एकदम लाइव में डेली की डेली रूटीन से आपको मिलती रहेंगी। अभी मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा बेसिक आप लोगों का प्रिपेयर करा दिया जा सके। दूसरी चीज़, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने आप को यहाँ पे जीरो मान के फिर पढ़ना शुरू करें, तो जीरो से हीरो आप 100% बनेंगे, ये मेरी गारंटी है कि आप जीरो से हीरो बनेंगे। लेकिन यदि आप पहले से ही अपने आप को हीरो मान रखें तो हीरो को हीरो कौन बनाएगा भाई? मतलब कोई भी नहीं बना सकता, है ना। तो इसलिए पहले आपको बेसिक लेना है, बेसिक लेवल से हम इस तरह से बेसिक लेवल से चलेंगे कि अगर कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ रहा है उसके भी समझ में आए, अगर कोई 50 साल के बुजुर्ग भी पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आए, ठीक है। मतलब हर एक इंसान, चाहे वो 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो, सभी को समझ में आना चाहिए। हम उस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे और इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे कि आपसे कुछ भी नहीं आता भी इंग्लिश के बारे में, आप इंग्लिश का ABCD तक नहीं जानते हैं, वो भी अब हम सीखेंगे, ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो कुछ दिमाग में भ्रांतियाँ आ जाती हैं कई बुक्स में देख के, कई जगहों पे पढ़ के, कई लोगों से सुन के कि हमें इंग्लिश के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ें मुझे भी बताना ज़रूरी है कि आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपका एनवायरनमेंट, ओके। एनवायरनमेंट का मतलब जो आपके आसपास का माहौल है, उस माहौल को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अब अपने घर में आपके मम्मी पापा से इंग्लिश नहीं बन रही है तो आप उनको घर से ही बाहर निकाल दें, है ना, ऐसा नहीं है। माहौल के लिए आपको जो इन्वायरमेंट है उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो इन्वायरमेंट है हिंदी का है मान के चलते हैं या किसी अदर लैंग्वेज का है, तो जो भी लैंग्वेज का आपका इन्वायरमेंट है वो लैंग्वेज आप अपने बचपन से सीखिए, आपको बचपन से आ रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके घर में हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो या आपसे कोई छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, या कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा की भी इच्छा होती है हम कोई नई चीज़ें सीखें, तो आप उनके साथ वो चीज़ शेयर करें, उनके साथ वो चीज़ आप पढ़ें और उनको भी पढ़ाएं, ठीक है। उनके साथ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कई बार हेजिटेशन होती है, कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई ऐसा फ्रेंड जो कि इंग्लिश जानता हो, ठीक है। हर एक फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसको इंग्लिश का नॉलेज होता है, ठीक है, वो स्पोकन यूज़ कर सकता है। तो आप ऐसे फ्रेंड को पकड़ें, साथ में रखें और उससे नहीं उसके घर जाना है, नहीं घूमने फिरने जाना है, चलो लॉकडाउन भी हुआ और बाकी सारी चीज़ें भी हैं तो ठीक है कहीं नहीं जाना है, आप फ़ोन में बात कर सकते हैं, ठीक है।
फ़ोन में बात कर लीजिए। कोई इशू है उससे पूछिए कि भाई ये चीज़ तूने कैसे बोली, है ना, ये चीज़ तुझे कैसे आई, ये इस चीज़ का ये मतलब कैसे निकला, तो वो चीज़ें आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ये सब भी नहीं हो रहा है तो सबसे ईजी वे है आपके सीखने के लिए, घर में मिरर तो होता ही है, ठीक है, आपका चेहरा देखने के लिए आईना, शीशा, वही बहुत सारी चीज़ें उसको बोलते हैं हम, कांच, है ना, तो मिरर होता है। उस मिरर में आप मिरर के सामने जाएं और उसमें खड़े होके आप अपने आप से बात करें, ठीक है। एक चीज़ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एक बात आप हमेशा नोट कर लीजिए और अपने आप में कभी भी ट्राई कर लीजिएगा कि इंसान को खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। अपने आप को जितना अच्छे से आप जानते हैं, अपनी क्वालिटी या अपनी गुड क्वालिटी हो या बैड क्वालिटी हो, क्वालिटी में दोनों ही आती हैं, तो उनको जितना अच्छे से आप जानते हैं उतना अच्छे से कोई नहीं जानता। आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रांगनेस, ये सारी चीज़ें जो आप जानते हैं वो कोई उतने अच्छे से नहीं जानता। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए आप खुद से खुद की मदद करें, ठीक है। आप आईने के सामने खड़े हों, ठीक है, और उसके सामने खड़े होके और आप अपने आप को एकदम से ऐसे फील कराएं जैसे आप किसी नेक्स्ट लेवल के बंदे से बात कर रहे हैं। जैसा आपको करना है, जैसे अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल गोअर हैं और आपको स्कूल में अपने टीचर्स के सामने बात करनी है, तो आप ये फील करें मेरे सामने मेरे टीचर खड़े हैं और फिर मैं उनसे कैसे बात करूँगा। अगर आपको आपके फ्रेंड्स के साथ बात करना है तो मेरे फ्रेंड सामने हैं, मैं उनसे कैसे बात करूँगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप बात करना शुरू करिए। ये जब बातें करना आप शुरू करेंगे तो आपको भी ये लगने लगेगा कि हाँ, मैं अब धीरे धीरे सही हो रहा हूँ। फिर आप जहाँ पे जिन वर्ड्स के, जैसे इंसान सोचता है, कोई भी चीज़ बोलने में सोचता है, फिर उस वर्ड की हो सकता है आपको इंग्लिश मीनिंग ही नहीं पता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, उस वर्ड को नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। वहाँ पे स्टॉप नहीं कर देना है कि वहीं पे आपको स्टॉप करना है, नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले तो बेसिक सीखना, फिर उसके बाद मिरर के सामने जाके आपको बोलना शुरू करना है, धीरे धीरे करके आपको बोलना शुरू करना है। और जब आप धीरे धीरे करके बोलना शुरू करेंगे तो आप जहाँ पे रुकें, जिस वर्ड पे आपका स्टॉपेज लगा वहाँ पे एकदम स्टॉप मत करिए, वहाँ पे सिर्फ कॉमा लगाइए और आप उस चीज़ को कहीं किसी नोटबुक में नोट डाउन करिए। उसके बाद अब आप आगे कंटिन्यू रखिए अपना बोलना। जितने वर्ड्स आपको मिलते जाएं ऐसे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनको सबको आपने नोट डाउन कर लिया और उसके बाद जब आप बोल चुके हैं आधे घंटे, 1 घंटे, जितना भी आपको आपकी कैपेसिटी के अनुसार जितना भी आपको सही लगता है कि मुझे बोलना है, उतना बोलने के बाद आप क्या करेंगे, आके और जो भी आपके नोटबुक में जितनी भी चीज़ें हैं कि ये वर्ड्स की मुझे मीनिंग नहीं पता, उन सभी वर्ड्स की मीनिंग आपको सर्च करनी है, ठीक है। उसके लिए आपके पास डिक्शनरी है, उसके लिए आपके पास गूगल है, उसके लिए आपके पास टीचर्स हैं, उसके लिए आपके पास फ्रेंड्स हैं, कई सोर्स होते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। तो वहाँ से आप सर्च करें और सर्च करने के बाद उन चीज़ों को आप पढ़ें, ठीक है, उनको आप याद करें। तो सेकंड जो हमारा होता है वो क्या होता है, वोकैब्स, वोकैबलरी, वो हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फर्स्ट हो गया एनवायरनमेंट, सेकंड हो गया हमारी वोकैबलरी। थर्ड पे अगर हम बात करें तो थर्ड पे होता है बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल्स कैसे, जैसे कई बार कई सारी चीज़ों को बोलने के लिए, जैसे कुछ एक नॉर्मल सी बात की जाए तो अगर आपने देखा होगा कि जो संस्कृत बोलने वाले होते हैं, जो मंत्रोच्चार वाले होते हैं, पंडित होते हैं, वो जब पूजा पाठ करवाने आते हैं तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो लगता है कि हाँ ये संस्कृत से रिलेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा हमारी जो इंग्लिश से रिलेटेड पर्सन्स होते हैं उनकी भी कोई पर्सनैलिटी समझ में थोड़ी बहुत आनी चाहिए, वो बेसिक स्किल्स में ही होती है। जैसे हमारा बोलने का तरीका, हमारा खड़े होने का तरीका, हमारा जो भी आई कांटेक्ट होता है किसी से, वो सारी चीज़ें, ये सभी हमको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ये सभी आपको स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देना है। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ किस चीज़ का ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी पहली बेसिक स्किल है लिसनिंग, ओके, देन स्पीकिंग। लिसनिंग, आप सुनो, कोई भी बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे इंग्लिश बोल रहा है आप उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। बोल नहीं पा रहे हो कोई बात नहीं, सुनो, समझने की कोशिश करो। गारंटी नहीं कि पूरा समझ ही जाओ, एक ही बार में सारी चीज़ें समझ जाओ, नहीं, आप समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करोगे धीरे धीरे समझ में आएगा और उसके बाद आप उसको धीरे धीरे बोलने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सुनना। कान दो हैं मुंह एक, तो सुनना ज़्यादा है बोलना कम, ठीक है। तो पहले अच्छे से सुनेंगे फिर बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब हमको आगे क्या करना चाहिए, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
ठीक है। सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप एक नई लैंग्वेज के साथ प्रेफर कर पाएंगे, उसके साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप डेवलप करें, अपनी खुद की डिक्शनरी बनाएं, ठीक है। एक नॉर्मल डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की हो या कोई भी होती, बहुत सारी आती हैं डिक्शनरीज, तो उनको तो ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, हम मार्केट से परचेज़ कर लेंगे। लेकिन आपकी पर्सनल डिक्शनरी कहाँ है? तो उस पर्सनल डिक्शनरी को हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको हम बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जब हम बोलने की कोशिश करेंगे, जिन वर्ड्स की मीनिंग हमको नहीं पता है, जिनके हमको इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं पता, उनको हम लिखेंगे कहीं ना कहीं, और फिर उन्हीं को हम एक नोट्स में, नोटबुक में एक बेहतरीन तरीके से अल्फ़ाबेट वाइज उनको हम सेट कर लेंगे, वो हमारी खुद की डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये भी मैं बता दूँ, ऑक्सफोर्ड वगैरह की डिक्शनरी से भी ज़्यादा यूज़फुल आपको आपकी सेल्फ डिक्शनरी होगी। तो उसको क्रिएट करना है। और आपको अब इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश हमको कहाँ से क्या चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, किन चीज़ों पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उन चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले बेसिक पे ध्यान देना है, ठीक है। हर एक चीज़ की बेसिक पे ध्यान देना है। लेकिन बेसिक में भी किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा स्पोकन के लिए हमको ध्यान देना है, तो स्पोकन के लिए हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा टेंस पे, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कभी भी स्पोकन सीखने के लिए, ओके। बाकी चीज़ें भी सभी इंपॉर्टेंट है, नाउन भी इंपॉर्टेंट है, वर्ब भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बात तो सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन कुछ ये चीज़ें ऐसी हैं जो टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये हमें बोलने का तरीका सिखाती हैं, ठीक है। वर्ब, नाउन, ये सभी हमको क्या देते हैं? वर्ड्स देते हैं कि ये वर्ड हमको यूज़ करना है इस चीज़ की जगह पे। हिंदी में अगर हमको जाना बोलना है कि वह जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग, तो गो जो है वो हमको वर्ब ने दिया, ये बात बिल्कुल सही है। गोइंग भी हमको वर्ब से ही मिला, इज़ भी हमको वर्ब से ही मिला। लेकिन अगर हमको यहाँ पे इज़ ही यूज़ करना है, आईएनजी ही यूज़ करना है, तो ये हमको कौन सिखा रहा है? ये हमको टेंस दे रहा है, ठीक है। या फिर आप टेंस को ही एक्टिव वॉइस भी बोल सकते हैं, तो एक्टिव वॉइस भी ये चीज़ हमको दे रहा है। फिर उसी को हम दूसरी तरीक़ों से बोलते हैं, और फिर इसलिए तो हमें टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, ये हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं, ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इनको सीख लिया मतलब मान लो इंग्लिश का तो बहुत काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं आना कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ़ है या कुछ भी। इंग्लिश कुछ टफ़ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीखा जा सकता है। अब कुछ स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप फॉलो करें अगर, तो आप और भी जल्दी और भी अच्छी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते होंगे, हॉलीवुड की मूवीज़ कई बार आप जो हिंदी सबटाइटल से होती हैं उन्हीं को आप देखते हैं, ठीक है, जो हिंदी डब्ड हों, हिंदी में जिनको डब किया गया हो, इंग्लिश वाली को आप देखते ही नहीं, ठीक है। या कि उसी मूवी का इंग्लिश वर्जन आए तो आप नहीं देखते। ऐसा मत करिए, आप इंग्लिश वर्जन को देखिए। आपको सीन से कोई मतलब नहीं है कि मूवी में क्या चल रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको मूवी नहीं अच्छी लग रही, इंग्लिश में बोरिंग लगेगी, ये तो 100% है कि अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो बोरिंग लगेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन मोबाइल को बगल में रख सकते हैं, ईयरफोन लगा लें, और उसके बाद आप सिर्फ उनके बोलने का तरीका सुनें, ठीक है। वो कहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो आप जब ध्यान से सुनेंगे, आप मूवी देखने में नहीं, सुनने में कंसंट्रेट करेंगे, और जब सुनने में कंसंट्रेट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये यहाँ पे बोल क्या रहे हैं। बोलने का उनका ढंग थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर भी समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे ये इज़ लगा रहे हैं, यहाँ पे एम लगा रहे हैं, यहाँ पे आर लगा रहे हैं, यहाँ पे ही बोल रहे हैं, यहाँ शी बोल रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो कब यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, इनके बोलने का तरीका क्या है, इज़ पहले यूज़ कर रहे हैं कि गो पहले यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास मूवीज़ होती हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल, ठीक है। हॉलीवुड की मूवी नहीं देखना आपको, इंग्लिश न्यूज़ चैनल आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ चैनल में भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो बोल भी रहे हैं, नीचे हेडिंग भी चल रही, तो आप उस हेडिंग से आप उस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही, ठीक है। तो वो भी एक बहुत ही ईजी वे होता है। फिर उसके अलावा अगर आप इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वोकैब्स के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं डेली, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 वोकैब्स, ठीक है। वोकैब्स का मतलब क्या हो गया कि डेली 5 से 10 वर्ड्स आपको, 5 to 10 वर्ड्स कहाँ से, अपनी डिक्शनरी से, ऑक्सफोर्ड की हो या कोई भी हो, या कोई भी आप बुक ले लें, कोई भी नॉवेल ले लें, उनमें से आप 5 to 10 वर्ड्स आप डेली के डेली याद करेंगे, ठीक है।
डेली, इससे ज़्यादा नहीं। एक ही दिन में 50 याद कर लो, दूसरे दिन सारे भूल जाओ, ऐसा वाला नहीं, 5 से 10, ठीक है। लेकिन उनको याद ऐसा करना है हमें जो हमें लाइफ टाइम याद रहे, ठीक है। उनको याद करने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो उसको हम पढ़ें कैसे, तो उसको लाउडली पढ़ो, ठीक है। से इट लाउडली। जब आप लाउडली पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ आपका जो ध्यान होता है वो भटक नहीं पाता, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ में, कई बार हम क्या करते हैं, बुक लिए हैं सामने, अब ये देख रहे हैं कि सामने से मम्मी पापा कोई देख तो नहीं रहे हैं, तो चलो बुक ले लिए, सामने ऐसे बुक खुली हुई है। अब बुक तो यहाँ है, नज़रें हमारी बुक की तरफ हैं, लेकिन दिमाग कहाँ है, कहीं और है। अरे यार वहाँ घूमने जाना था, ऐसा करना था, वो करना था, वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही। तो क्या उसके दम पे पढ़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है, से इट लाउडली। तो जब हम लाउडली पढ़ेंगे कोई चीज़ को तो हमारा दिमाग जो है वो भटक नहीं पाएगा, दिमाग हमारा इसी में कॉन्सेंट्रेट रहेगा, ठीक है। और वो जब बार बार दिमाग के पास वो सिग्नल जाएगा कि हम लाउडली पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई में कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को वो याद रखने के लिए, मेमोराइज रखने के लिए कैपेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई इंग्लिश नॉवेल पढ़ सकते हैं, कोई इंग्लिश बुक कैरी कर सकते हैं, ऐसी टाइप की चीज़ें आप कैरी करें और उनके साथ उनसे खिलवाड़ ना करके उनसे आप सीखने की कोशिश करें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई टीचर्स बोल दिए कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, अब बच्चे क्या करें, अरे हो गया, सर का काम ही है बोलना। तो नहीं, ये आपके लिए, ये हमारे लिए नहीं है, आपकी लाइफ के बेनिफिट के लिए। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें। और अब हम धीरे धीरे नेक्स्ट बेसिक क्लासेस सभी स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक्स होते हैं उनकी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।